गुड मॉर्निंग आप सभी को बेटा। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम सी इंटर अदर लॉ का सबसे टेक्निकल और सबसे ज़्यादा केस स्टडी वाला चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 100 नहीं कहता, 100 में से 90 प्लस बच्चे ये कहते हैं सर हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट समझ में नहीं आता, और 100 में से 90 के आसपास ही रेशियो ऐसी होगी बेटा जो सारा कंपनी लॉ कर लेते हैं, सारा अदर लॉ कर लेते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं सर 5 से 10 नंबर के लिए क्या रिस्क लेना। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ बेटा आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, कोई फालतू बात या कोई फालतू बकवास नहीं होगी, सीधा मुद्दे की बात होगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है इस वीडियो को कम से कम 2 बार प्ले करके देखिएगा ताकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर हमें कोई भी दिक्कत ना आए। मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, जितने कॉन्सेप्ट से सब सिखाऊंगा। हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं, लेकिन एक पार्ट में और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बनाऊंगा जो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। एक पार्ट में और बनाऊंगा आप लोगों के लिए केस स्टडी का। वो केस स्टडी में आपको सारी प्रैक्टिकल केस स्टडी कराऊंगा, उन्हीं में से एक केस स्टडी 110% आपको पेपर में मिलेगी। जो केस स्टडी में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसी में से, ऐसा ही लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, जो केस स्टडी करवा के भेजे थे उसी में से एक केस स्टडी आपको एग्जाम में डिट्टो मिली थी, और बच्चे को डिट्टो केस स्टडी दिखती है जो केस स्टडी क्लास में डिस्कस हो गई थी जाते ही चेप देता है। तो पहले मैं अपना टीचिंग पार्ट पूरा कर दूं जिसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा, और ये दोनों काम करने के बाद आपको एग्जाम में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं आज करवाता हूँ, जो केस स्टडी में कराऊँ, सिर्फ उतना पढ़ के चले जाना, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर हो जाएगा। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सर ये है क्या नेगोशिएबल? ये वो नेगोशिएबल नहीं बेटा जो तुम जाके कई बात नेगोशिएशन का मतलब कई लोग बार्गेनिंग समझते हैं, जो हम नेगोशिएशंस करते हैं प्राइस के अंदर, ये वो नेगोशिएबल नहीं बेटा। यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफेरेबल। सबसे पहले मीनिंग समझो, यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब क्या बेटा? ट्रांसफेरेबल, जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा राइट्स या लायबिलिटी ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो नेगोशिएबल ट्रांसफेरेबल डॉक्यूमेंट या ट्रांसफेरेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बना था, हमारी आज़ादी से पहले बन चुका था। बहुत सारे हमारे कानून ऐसे बेटा जो ब्रिटिश काल से अंग्रेज़ों के लॉज से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वही हमें रूल करते थे। मीनिंग समझ में आ गया? ये आपको याद करना है 110% की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था? 1881 में बना था। चलिए बेटा थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड एंड एम ऑफ द एक्ट। द एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 मार्च 1881 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लॉ जो है ये हर जगह लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन इस लॉज के अंदर बेटा हम सिर्फ 3 चीज़ कवर, इस एक्ट के अंदर हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात करेंगे। प्रोमिसरी नोट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं, प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज BRBP की बात हम करेंगे, और तीसरा है चेक की बात हम करेंगे। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन सी 3 चीज़ें कवर हैं जिसके ऊपर हमारा मुद्दा चलने वाला है? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जी सर। द एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एंड ऑल पर्सन रेजिडेंट इंडिया वेदर फॉरनर और इंडियन। जो यहाँ पे रहता है वो रेजिडेंट बन जाता है। रेजिडेंट की परिभाषा वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है, तो ये सभी पे लगता है, कोई एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का कोई मामला नहीं है। इस एक्ट के अंदर भी जैसे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत बार अमेंडमेंट्स आई हैं। रिसेंटली अगर बात करें बड़ी अमेंडमेंट की, तो एक बार 2002 में आई थी और एक बार 2015 में आई थी। ये थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई इस एक्ट के बारे में। कितनी चीज़ कवर करता है? 3। क्या क्या? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। बना कब था? 1881 में। कब? 1 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया था। लगता कहाँ है? सारे भारत में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली अमेंडमेंट आई थी 2 बार। कब? 2002 में, 2015 में। अब तक का सारा याद हो गया। नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग है, ट्रांसफरेबल है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एनी डॉक्यूमेंट। ओके, चलिए चलते बेटा आगे। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ट्रांसफेरेबल, देखो बेटा ट्रांसफेरेबल को अंडरलाइन करो, एक रिटन पीस ऑफ पेपर, ये रिटन पीस ऑफ पेपर है जिसमें एक बंदा को राइट मिलता है रिसीव करने का, सेम टाइम पे दूसरे बंदा पे करने का लायबिलिटी होती है। जैसे BRBP होती है बेटा, एक बंदे को पैसा मिलना होता है, दूसरे बंदे को पैसा देना होता है। जो जिस चीज़ पे लिखा जाता है वो रिटन पीस ऑफ पेपर होता है, इसी को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर ये डेफिनेशन है क्या? ना बेटा, ये मीनिंग है, और मीनिंग एंड डेफिनेशन दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैं यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए ट्रांसफेरेबल रिटन पीस ऑफ पेपर क्रिएटिंग ए राइट। एक बंदे के लिए राइट क्रिएट करता है क्या? टू रिसीव मनी
एंड कॉरस्पॉन्डिंग एक बंदे के लिए लाइबिलिटी खड़ी करता है क्या, टू पे मनी। इससे सिंपल मीनिंग बेटा नहीं बता सकता मैं आप लोगों को। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कई बार फ्लैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी इन राइटिंग, ये रिटन में होना चाहिए। जब तक रिटर्न में नहीं होगा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बन सकता। फ्रीली ट्रांसफरेबल, इसको कितनी मर्जी बार भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर वही बात लेकर कि ये एक बंदे के लिए राइट क्रिएट करता है रिसीव करने का, दूसरे बंदे को लाइबिलिटी क्रिएट करता है पे करने की। होल्डर्स टाइटल, जिसके हाथ में भी ये होता है, ये मान कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं बेटा, विशेषताओं की बात, मान के चलते हैं कि उस होल्डर का जो टाइटल है, मालिकाना हक है, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, दो टाइप के होल्डर होते हैं बेटा, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। हालांकि डिटेल में मैं इनके ऊपर चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट में बता दूं, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हम शॉर्ट में बोलेंगे HDC। जब भी मैं आप लोगों को HDC बोलूं तो आप समझ जाना सर बात कर रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स की। अच्छा सर, होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर क्या होता है? होल्डर वो होता है जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो उसे होल्ड करने का राइट रखता है, जिसे होल्ड करने का राइट रखता है, उसमें जो पेमेंट लिखी हुई है उसको रिसीव करने का भी राइट रखता है, मतलब जेन्युइन आदमी है। सर ये तो हो गया होल्डर। तो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होता है जिसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है पहली कंडीशन फॉर कंसिडरेशन लिया हो, फ्री में ना लिया हो। इसका मतलब होल्डर फ्री वाले भी हो सकते हैं। जैसे बेटा आप लोगों ने मुझे चेक गिफ्ट किया, मैं होल्डर तो हूँ लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हूँ। बताओ क्यों? चेक फ्री मिला है, गिफ्ट दिया है आपने। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने की पहली कंडीशन क्या? फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी पार्टीज़ के बारे में, कहाँ से वो चेक ट्रांसफ़र होके आया है और उसमें क्या घपला, क्या फ्रॉड, क्या उनकी इंटेंशन, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। इट मीन्स आप मासूम होने चाहिए, गुड फेथ में आपने वो लिया हो। और तीसरा, बिफोर मैच्योरिटी आपने लिया हो। 3 कंडीशन पूरी कर दो, आप होल्डर नहीं HDC बनोगे। और HDC मिलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो बेटा लेटर एक्ट के अंदर मैं खूब डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं फ़ायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, आपको बताना चाहता हूँ होल्डर क्या होता है और HDC क्या होता है। होल्डर वो बंदा जो उसको होल्ड करने का राइट रखता है, उसके अंदर जो पेमेंट लिखी है उसको रिसीव करने का राइट रखता है, लेकिन वो कंसिडरेशन वाला भी हो सकता है, फ्री वाला भी हो सकता है। लेकिन HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आपको 3 कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियसली पूरी करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, होल्डर फॉर कंसिडरेशन, वो जो भी चीज़ आपके हाथ में है वो फॉर कंसिडरेशन फ्री नहीं होनी चाहिए, पैसे में होनी चाहिए, आपने कोई सामान का लेन देन किया हो। दूसरा, गुड फेथ में आपने ली हो, इट मीन्स आपको पुराने डिफेक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। और तीसरा, बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद आपने न लिया हो, मैच्योरिटी से पहले इसको ले लिया हो, तो बन जाएंगे आप HDC। 5वां पॉइंट कहता है ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड इन फाइनाइट। इसको कितनी बार भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जब तक इसकी फाइनल पेमेंट नहीं होती इसको कितनी बार भी नेगोशिएट ट्रांसफर किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कुछ सर्टेन प्रीजम्पशन होती है। एक होता है बेटा एजम्पशन, एक होता है प्रीजम्पशन। प्रीजम्पशन जो पहले से मान ली जाती है, हाँ अगर एविडेंस है तो हो सकता है प्रीजम्पशन को उल्टा किया जा सके। ये तो कब है? अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो तो ये माना जाएगा, लेकिन अवेलेबल है तो बेटा अवेलेबल की बात मानी जाएगी। तो ऐसा मत समझना ये प्रीजम्पशन हमेशा चलेंगे। ये प्रीजम्पशन जब तक है जब तक कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ अवेलेबल है तो एविडेंस की मानी जाएगी, एविडेंस नहीं है तो प्रीजम्पशन मान ली जाएंगी। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो मान के चला जाएगा हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पक्का फॉर कंसिडरेशन होगा। सेकंड पॉइंट, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कोई ना कोई डेट जरूर मेंशन होगी। थर्ड पॉइंट, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइम से एक्सेप्ट किया गया होगा। फोर्थ पॉइंट, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी से पहले ट्रांसफर किया गया होगा। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट जरूर होगा। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंप वगैरह लगी हुई होगी। नीचे लिख रखा है द अबव प्रिजम्पशंस आर रीब्यूटेबल बाय एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी। इन प्रिजम्पशंस को हटाया जा सकता है अगर इनके अगेंस्ट में कोई एविडेंस अवेलेबल है तो। अल्टीमेटली ये प्रिजम्पशंस कोई खास नहीं थी बेटा। नॉर्मली जो भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आज तक भारत में जारी हुआ है, अगर एविडेंस नहीं है तो मान के चला जाएगा वो फॉर कंसिडरेशन है। पक्का उसके ऊपर कोई डेट भी लिख रखी होगी, पक्का वो बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफ़र हुआ होगा, और पक्का उसके ऊपर स्टैंप वगैरह प्रॉपर लगा रखी होगी, पक्का प्रॉपर वो साइन होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बातें हैं। तो चलिएगा, ये थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और हमने बात की थी होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स की। अब बेटा हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। हम इस वीडियो के अंदर प्रॉमिसरी नोट सिखाऊंगा मैं आपको क्या होता है, फिर बताऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर बताऊंगा चेक क्या होता है। यहाँ तक का पार्ट यहाँ कवर करेंगे, उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे बेटा। सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट, पी से प्रॉमिसरी, पी से प्रॉमिस। यहाँ पे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई साहब मैं शपथ लेता हूँ मैं आपको इस दिन पेमेंट कर दूंगा। यहाँ 2 पार्टी होती है बेटा, एक होती है मेकर, एक होता है पेई। मेकर जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, पेई जिसको पैसे मिलते हैं। मैं गर्वित की दुकान पे जाता हूँ और गर्वित को भरोसा देता हूँ
शपथ गर्वित को विश्वास दिलाता हूँ कि गर्वित मैं सही 20 दिन बाद तेरे को 20,000 रुपये की पेमेंट कर दूंगा, इस बात की मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ। ये जब मैंने लिख के नीचे और मेरी साइन करके दे दिए, इसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ये बनाया किसने? वेद सोनी ने। वेद सोनी कौन है इस केस में? मेकर। वो पैसा किसको मिलेगा? गर्वित को। गर्वित कौन है? पेई। प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी होती बेटा, एक प्रॉमिस करने वाला, एक जिसको प्रॉमिस किया गया है। जिसको प्रॉमिस किया गया है उसको पैसे मिलते हैं, और जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, मेरे केस में कौन बनाया? वेद सोनी ने बनाया। वेद सोनी पेमेंट करेगा। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर ध्यान रखना, मेकर को पेमेंट करनी होती है और पेई को पैसे मिलते हैं। पेई को तो हमेशा पैसे मिलते हैं। तो दो ही पार्टी होती है। सर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क बता सकते हो? बिल्कुल बताऊंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टी होती हैं, एक ड्रोअर, एक ड्रोई, एक पेई। और बिल्स और ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस क्या होता है, इस डिफरेंस को भी मैं क्रिएट करूंगा थोड़ा सा आगे। पहले मैं आपको ये समझा दूं प्रोमिसरी नोट क्या है, क्योंकि जब प्रोमिसरी नोट समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली तो ये आप डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करा पाएंगे। प्रोमिसरी नोट का मीनिंग देखिएगा बेटा, एज पर सेक्शन 4 ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें भी पता है सारे नेगोशिएबल क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन राइटिंग है, ब्रैकेट को देखना बेटा, ब्रैकेट में लिख रखा है बैंक नोट और करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आरबीआई जारी करता है। तो ब्रैकेट को इग्नोर करो। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के अंडरटेकिंग में शपथ लेता हूँ, साइंड बाय द मेकर, वेद सोनी साइन करता है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मैं इतना सर्टेन सम ऑफ मनी पक्का सर्टेन पर्सन को, गर्वित तुझे या तेरे कहने पर, तेरे ऑर्डर पर, जिस बंदे को तू कहेगा उस बंदे को मैं सही निश्चित टाइम पे पेमेंट कर दूंगा और इस बात की मैं शपथ लेता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, याद करना बेटा, कंटेनिंग जिसके अंदर है एक अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के अंडरटेकिंग, एक प्रॉमिस, साइन बाय द मेकर, मतलब वेद सोनी ने साइन किया, टू पे, मैं कर दूंगा सर्टेन सम ऑफ मनी, या तो तुझे टू सर्टेन पर्सन, या तेरे कहने, तेरे ऑर्डर पर किसी और सर्टेन पर्सन को। गर्वित अगर बोल दे मेरे को पेमेंट नहीं करनी, राहुल को करनी है, तो मैं राहुल को कर दूंगा। पार्टी टू प्रोमिसरी नोट, बेटा प्रोमिसरी नोट में पार्टी होती है मेकर, एक होता है मेकर, कौन है हमारे केस में? वेद सोनी, जिसने प्रोमिसरी नोट बनाया वही पे करता है। पेई, जिसको पैसे मिलते हैं। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड प्रोमिसरी नोट को बेटा अंडरलाइन करना, जहां लिख रखा है वैलिड, वैलिड को अंडरलाइन कर लो। वैलिड प्रोमिसरी नोट कौन सा होता है ये ध्यान से देखिएगा। रिटर्न प्रॉमिस टू पे, रिटर्न जब तक नहीं होगा, जब तक प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं हो सकता, तो पहली एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? रिटर्न होना चाहिए। दूसरा डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, ये होगा तो पेमेंट दूंगा, वो नहीं होगा तो पेमेंट नहीं दूंगा, बारिश आएगी तो पेमेंट दूंगा, बारिश नहीं आएगी तो पेमेंट दूंगा। अरे भाई अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन लगी तो काम खराब। अगर ये किसी की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे अगर डिपेंड है तो बेटा फिर ये आपका कॉन्टीजेंट नेचर का बन जाएगा, इसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई जगह नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है आपका सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर बेटा मैंने प्रोमिसरी नोट के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है मैं वेद सोनी प्रॉमिस करता हूं कि मैं सही 20 दिन बाद आपको कुछ पेमेंट करूंगा, क्या यहाँ पे कुछ डिफाइन है? सोच के बताओ, क्या यहाँ पे कुछ डिफाइन है? नहीं। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बेटा ये कुछ अगर मैंने लिख दिया तो ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है, सर्टेन होना चाहिए कितना पे करना है। अगर मैं ऐसे लिखूं मैं वेद सोनी 20 दिन बाद आपको 5,000 या 7,000 रुपये दूंगा, 5,000 या 7,000, अब सर्टेन नहीं बेटा, 5 देने हैं 7 देने हैं, तो जब तक अमाउंट सर्टेन नहीं होगा प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। साथ के साथ मैंने 2 एग्जाम्पल आपको चेक दिए ताकि आपको क्लियर रहे। पांचवा, प्रोमिसरी नोट को बनाने वाला भी और पे भी, दोनों भी सर्टेन पर्सन होने चाहिए। ऐसा ना भगवान को प्यारे हो चुके हैं जो एग्जिस्ट ना करते हैं, फिक्टिशियस फेक बंदे नहीं होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए, सर्टेन बंदे होने चाहिए। प्रोमिसरी नोट तभी वैलिड होता है जब उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। सातवां पॉइंट बोलता है प्रॉमिस इन मनी ओनली। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की खास बात है, सिर्फ मनी के अंदर डील करेंगे, ये काइंड में डील नहीं करते। अगर मैंने प्रॉमिस नोट पे लिखा है मैं वेद सोनी सही 20 दिन बाद गर्वित को एक भैंस दूंगा या एक झोटा दूंगा, वटएवर मैंने लिखा हो भाई, ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है, क्योंकि इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट में क्या लिखा गया है? सिर्फ और सिर्फ मनी होना चाहिए। आठवां पॉइंट स्टैंपिंग, एक प्रोमिसरी नोट बिना प्रॉपरली स्टैंप के वैलिड नहीं होता, तो स्टैंप होना भी क्या है? जरूरी है। तो ये थी बेटा कुछ कंडीशंस, आपको समझ में आ गई होंगी। पैसा सर्टेन होना चाहिए, देना सिर्फ मनी में है, देने वाला लेने वाला ही बंदा सर्टेन होना चाहिए, और टाइम भी सर्टेन होना चाहिए। सर टाइम की बात समझ में नहीं आई, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने कहा मैं एक ही डेथ के सही 7 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, मैं एक ही डेथ के सही 7 दिन बाद आपको 5,000 रुपये पे कर दूंगा, ये वैलिड है या नहीं है? एक क्वेश्चन। दूसरा, मैं बी की शादी के सही 7 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा 5,000 रुपये की,
शादी वाला तो है इनवैलिड और डेथ वाला है वैलिड। सर ऐसा क्यों? हमें क्या पता सर डेथ कब होगी, तो हमें ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है डेथ कब होगी। इवेंट जब भी होगी, मैंने क्या बोला है, जब भी डेथ होगी उसके सही 7 दिन बाद डेथ प्लस 7 डेज मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो ये वैलिड है। सर फिर शादी भी तो ऐसी हो सकती है। शादी होना ज़रूरी नहीं है, शादी हो भी सकती है और शादी नहीं भी हो सकती, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते डेथ नहीं होगी, डेथ तो होगी ही होगी। तो इवेंट भी सर्टेन होना चाहिए। बुक में बताया हो चाहे ना बताया, मैं आपको एडवांस बता देता हूँ, इवेंट सर्टेन होनी चाहिए। अगर इवेंट के ऊपर बेस्ड है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इवेंट अनसर्टेन नहीं, इवेंट भी सर्टेन होनी चाहिए, अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए, बंदा भी सर्टेन होना चाहिए, टाइम भी सर्टेन होना चाहिए। जी सर अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि मैं एक ही डेथ के बाद तुझे 5,000 की पेमेंट करूंगा, अगर एक कुछ छोड़ गया तो, अगर उसकी डेथ हुई और वो कुछ छोड़ गया तो मैं तुझे पेमेंट करूंगा। जी नहीं, वो छोड़ के जाए या नहीं जाए या भी सर्टेन नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इनवैलिड। मैंने आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल इसी के अंदर दे दिए, आपने सभी को ध्यान से सुना होगा, तो प्रोमिसरी नोट आपका क्या हो गया बेटा, क्लियर। चलिए चलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सर प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी थी, 2। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती हैं, 3। प्रोमिसरी नोट में जो प्रोमिसरी नोट बनाता है वही पे करता है, पी से प्रोमिसरी, पी से पे। जो प्रोमिसरी नोट बनाता है वही पे करता है। फिर रट लो, पी से प्रोमिसरी नोट, पी से पेमेंट। जो प्रोमिसरी नोट लिखेगा वही पे करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, जो लिखता है उसके पैसे मिलते हैं, जिसके ऊपर लिखा जाता है उसको पे करने पड़ते हैं। हिराम, ये क्या हो गया, मीनिंग देखिएगा। उसकी डेफिनेशन थी बेटा सेक्शन 4 के अंदर, ये डेफिनेशन है सेक्शन 5 के अंदर। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी राइटिंग के अंदर है, इसमें भी कंटेन है, बट वहाँ पे था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यहाँ पे है अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ एक बंदा दूसरे को ऑर्डर देता है बेटा, और ऑर्डर जो देगा वही लिखेगा, और जिसको ऑर्डर दिया गया है वो पे करेगा। जैसे मैं गर्वित की दुकान पे गया था और मैंने गर्वित से सामान ले लिया। अब मैंने कहा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, तो गर्वित कहता हो भाई प्रोमिसरी नोट कर साइड में, मैं यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखूंगा। मैंने कहा, कहता मैं बताऊंगा कब आपको पे करना है, मैं बताऊंगा कितने % इंटरेस्ट के साथ आपको लेट पेमेंट करनी है, मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से पेमेंट होगी क्योंकि माल मैं बेच रहा हूँ। अगर गर्वित मुझे ऑर्डर देता है कि गर्वित ऑर्डर देता है कि वेद सोनी को सही 10 दिन बाद मुझे 10,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये मेरा ऑर्डर है, या तो मुझे करनी पड़ेगी या किसी और को करनी पड़ेगी। ये जिसने ये बना के दिया, गर्वित ने ये लिख के दिया, क्योंकि दुकानदार भविष्य की चलेगी, जिसने बना के दिया वो है ड्रोअर, जिसके ऊपर लिखा गया वो कौन है, ड्रोई। कौन बेटा, वेद सोनी। ये तो पेमेंट ड्रोअर गर्वित को करनी पड़ेगी, या गर्वित के कहने पे किसी और पार्टी को करनी पड़ेगी। जिसको भी पेमेंट में मिलने वाली बेटा वो कौन होगा, पेई होगा। तो ड्रोअर, ड्रोई और पेई। हाँ, ड्रोअर भी पेई हो सकता है, ड्रोअर भी पेई हो सकता है, गर्वित को भी पैसे मिल सकते हैं और किसी और पार्टी को भी मिल सकते हैं। तो दोनों के अंदर फर्क समझ में आया बेटा। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता, यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। एक में प्रॉमिस किया जाता है तो जो प्रॉमिस करता है वही पे करता है, लेकिन यहाँ सामने वाली पार्टी आपको ऑर्डर देती है कि तुझे देने पड़ेंगे हर हाल में। जो ऑर्डर देता है, जो वो ड्रॉ करता है उसको ड्रोअर बोलते हैं, जिसके ऊपर लिखा जाता है उसको ड्रॉई बोलते हैं, जिसको पैसे मिलते हैं उसको पेई बोलते हैं। ड्रोअर एंड पेई सेम भी हो सकते हैं और ड्रो एंड पेई अलग अलग भी हो सकते हैं। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा। पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स को ड्रॉ करता है वो ड्रोअर, जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है वो ड्रोई। जब एक ड्रोई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टर बन जाता है। जब तक बिल उसके ऊपर लिखा गया है वो ड्रोई है, और जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सेप्टर बन जाता है, जिसको पैसे मिलते हैं उसको पेई बोलते हैं। चलिएगा अब करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट। बेटा ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी रिक्वायरमेंट आपकी किसकी थी, प्रोमिसरी नोट की थी। जैसे ये भी रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर भी अनकंडीशनल होना चाहिए, यहाँ भी पक्का थर्ड पॉइंट में लेकर का साइन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ड्रोई के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो पैसा पेमेंट करनी है वो सर्टेन होनी चाहिए, जो बंदा है वो सर्टेन होना चाहिए, मनी के अंदर सिर्फ काम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ प्रोमिसरी नोट की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो डिटो सेम रिक्वायरमेंट होती है किसकी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो आज हमने समझा प्रोमिसरी नोट क्या होता है, फिर हमने समझा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बेटा आप बात करूँगा मैं चेक क्या होता है। लो जी, चेक के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जो चेक लिखता है वो ड्रोअर। चेक हमेशा किस पे लिखा जाता है, बैंक के ऊपर। तो ड्रोई चेक के केस में हमेशा कौन होगा, बैंक। और जिसको पैसे मिलने उसको बोलते हैं बेटा पेई। तो यहाँ पे भी कितनी पार्टी होती, 3, ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई। सेल्फ चेक होगा तो ड्रोअर एंड पेई खुद भी हो सकते हैं।
चेक क्या है? चेक एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ये हमेशा लिखा जाता है स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इस चेक बेटा ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होते हैं। सर कैसे? जब तक हम इसे बैंक में प्रेजेंट नहीं करेंगे बेटा अपने आप ही कैश थोड़ी ना हो जाएगा। तो चेक अगर हमने किसी ने मेरे को चेक दे दिया और मैं अपने घर उसको अलमीरा में रख दिया, ये ज़िंदगी भर कैश नहीं होगा बेटा, ये पेबल ऑन डिमांड होता है। जब आप इसको बैंक में प्रेजेंट करोगे तो ही इससे पैसे मिलेंगे। तो ये ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन, ये कभी भी पे नहीं होगा अदरवाइज देन, जब तक आप इसकी डिमांड नहीं करेंगे। चेक दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है ट्रंकेटेड चेक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। चेक कितने टाइप के बेटा? दो टाइप की, एक होता है ट्रंकेटेड चेक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इन दोनों के बारे में मैं हालांकि बता नहीं रखा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो चेक सिस्टम में ही बनाया जाता है, कंप्यूटर में ही बनाया जाता है, कंप्यूटर पे उसके डिजिटल साइन होते हैं, कंप्यूटर से ही जनरेट होता है, ऐसे चेक को इलेक्ट्रॉनिक चेक बोलते हैं। आजकल डिजिटल ज़माना है तो चेक इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। और आपने एक होता है बेटा फिजिकल सिग्नेचर, एक होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक के ऊपर सिग्नेचर भी क्या होते हैं? डिजिटल होते हैं। ऐसे चेक को इलेक्ट्रॉनिक चेक बोलते हैं, जिसके अंदर सारा काम सिस्टम में होता है, बनाया भी सिस्टम में, साइन भी सिस्टम में। लेकिन ट्रंकेटेड चेक होता है, ट्रंकेटेड होता है बेटा रूप बदल देना। ट्रंकेटेड की हिंदी क्या होती है बच्चे? रूप बदल देना। एक फिजिकल चेक है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली या उसको स्कैन करके सिस्टम में डाल दिया, उस फिजिकल चेक पे साइन भी कैसे हुए होंगे? फिजिकल। उसको बनाया भी कैसे होगा? फिजिकल। उसको स्कैन करके सिस्टम में डाल दिया, स्कैन करके सिस्टम में डालने से इसको इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि बनाया तो फिजिकल है, स्कैन करके डाला सिस्टम में है। अरे इलेक्ट्रॉनिक तो वो होता है जो बनाया भी सिस्टम में और साइन भी सिस्टम में होते हैं। तो ट्रंकेटेड चेक नथिंग, एक मिरर इमेज होती है। ट्रंकेटेड चेक इज ए मिरर इमेज ऑफ ए फिजिकल चेक। इसको क्यों कन्वर्ट किया जाता है? अगर लंबी दूरी का कोई चेक हो तो बेटा रास्ते में कटफट ना जाए, डिफेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसलिए इसको स्कैन करके ब्रांच के अंदर भेज दिया जाता है। चलिएगा, चेक की एक बार पार्टी पढ़ लेते हैं। चेक में पार्टी कौन कौन होती है? पार्टी टू द चेक, ड्रोअर एक पार्टी होती है, ड्रोई दूसरी पार्टी होती है, और पेई ड्रोअर चेक लिखने वाला, ड्रोई जिसके ऊपर लिखा गया। चेक के अंदर हमेशा ड्रोई कौन होगा बेटा? बैंक होगा, और पेई जिसको पैसे मिलने हैं। जी सर। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट में हम बेटा एक्सेप्टेंस की बातें करेंगे, क्योंकि ड्राइंग को जिसके ऊपर लिखी गई है कोई चीज़, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारी चीज़ आगे चलेगी नहीं ना। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस वीडियो को कवर करते हैं। हो सकता है मैं ऐसी छोटी छोटी 20-20 मिनट की इसकी 3 वीडियो बना दूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको सहूलियत हो कि आपको जो पार्ट भी देखना हो, जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो, आप वही पार्ट देख पाएँ। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत।